अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम मैम। यस मैम, आ रही है आवाज़। बेटा मैं 401 रूम में हूँ, वहाँ यहाँ से लेक्चर ले रही हूँ। लैब जो है ऊपर सेकंड फ्लोर में। अगर किसी ने आना है क्लास में तो आ जाए, अगर कोई कैंपस में मौजूद है और वो आना चाहता है तो वो आ जाए, ठीक है। एंटी नियोप्लास्टिक जी बच्चों, हाँ जी, आज हमने स्टार्ट करने हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। इसमें ये कि हमारे पास जो भी कैंसर जो सेल्स ऐसे प्रोलिफरेट कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है और वो कैंसरस सेल्स बन रहे हैं आगे जाके, उनके ऊपर वो एक्ट करेंगे और उन्हें स्टॉप करेंगे, ठीक है। यानी बाहर से कोई एजेंट आके हमारी बॉडी पे अटैक नहीं कर रहा, हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं, हमारी बॉडी के ही वो कह लें कि मतलब पहले के वो बिल्कुल सही थे सेल्स, अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा किसी रीज़न की वजह से जो है उनमें मेटास्टेसिस सॉरी वो स्टार्ट हो गई, प्रोलिफरेशन ऐसी स्टार्ट हो गई है कि वो एबनॉर्मली रेप्लिकेट कर रहे हैं और एबनॉर्मल ग्रोथ उनकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो उनके ऊपर जो एक्ट करेंगे एजेंट्स या उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ को जो स्टॉप करेंगे उन्हें हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स कहते हैं। ये वो सेल्स भी हो सकते हैं जो एक ही जगह पे हों या वो मेटास्टेसाइज कर रहे हों, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके कर रहे हों, उन सब के ऊपर ये एजेंट्स एक्ट करेंगे। यानी कि ये हमारे बॉडी के अपने ही सेल्स पे एक्ट कर रहे हैं, बजाय ये कि बाहर से कोई चीज़, जैसे हमने प्रोटोजोआस पढ़े, बैक्टीरियाज पढ़े, वायरसेस पढ़े, वो बाहर से चीज़ें आ रही थी जिनके ऊपर हम ड्रग्स दे रहे थे। ये ड्रग्स वो हैं जो रैपिडली ग्रोइंग, जो कि न्यूप्लेजिया की तरफ जा रहे हैं सेल्स, उनके ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं जो इसकी क्लासिफिकेशन है? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, यानी कि जो सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करेंगे उन्हें हमने कहा है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। उनमें कौन कौन से आती हैं? सबसे पहले अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं, फिर प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स आते हैं और फिर माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स आते हैं। इन सब की आगे डिटेल पढ़ेंगे। ये टेबल मैंने इसलिए स्टार्ट में ही ऐड कर दिया था ताकि फिर आप लोग जब एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ईजी लगेगा। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में कौन कौन सी हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स? सबसे पहले एंटी मेटाबोलाइट्स एंड प्लांट डेरिवेटिव्स, ये इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, ये हमारे हैं साइटोटॉक्सिक एजेंट्स। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है हार्मोन्स। हार्मोन्स में वो स्टीरॉइड्स जो सप्रेस करते हैं हार्मोन की सिक्रीशन को या किसी और हार्मोन के रिलीज को एंटागोनाइज करते हैं, जिसकी वजह से, यानी कि हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा था जिसकी वजह से वो रैपिड ग्रोथ की तरफ जा रहा था, उसको स्टॉप करने के लिए जो हार्मोन्स हैं या जो उस पर अगेंस्ट एक्शन कर रहे हैं, उसके एक्शन को एंटागोनाइज कर रहे हैं, वो वाले हार्मोन्स हैं, ये भी हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स में शामिल करेंगे, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेंस और एंटी एंड्रोजेंस आते हैं। मिसलेनियस एजेंट्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सी यूरिया, सिस्प्लांटिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड एस्पार्जिनेज आते हैं। इन सब के क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और किस तरह से ये किस सेल पे जाके एक्ट करेंगे और किस लेवल पे एक्ट करेंगे वो हमने देखना है। सबसे पहले हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स स्टार्ट करते हैं और उसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स ने क्या करना होता है कि इन्होंने एक कार्बोनियम आयन बनाना है जो हाईली रिएक्टिव होगा और वो जाके अटैच हो जाएगा उन ग्रुप्स के साथ, ठीक है। कहाँ पे केमिकल ग्रुप्स होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स में? केमिकल ग्रुप्स होते हैं जो कि साथ जो कि सेल में है, यानी इनके अपने जो हमने अंदर बॉडी में दिया, जो कि हमने कह लें कि एज मेडिसिन यूज किया है, जाके जो सेल्स हैं उनके अंदर के न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस के साथ बॉन्ड बना देगा और वहां से उनकी आगे फर्दर ग्रोथ को हिंडर कर देगा। इनके अंदर क्या होता है, जब ये बॉडी में जाएंगे तो हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनाएंगे, वो आगे जाके क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विद इलेक्ट्रॉन डोनर्स। कौन कौन से? अमाइन से,
हाइड्रोक्सिल से या सल्फाहाइड्रल ग्रुप से, जो कि सेल्स के होंगे, ठीक है। बायफंक्शनल होते हैं, यानी कि उनमें 2 अल्काइलेटिंग ग्रुप्स होते हैं और 2 जगह पे वो अटैच हो सकते हैं। कहाँ से अटैच हो सकते हैं? जब हमने कहा बायफंक्शनल है, 2 साइड्स हैं उनकी जो कि अटैचमेंट कर सकती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंसेस ऑफ सेल्स के साथ। एक है नाइट्रोजन जो पोजीशन 7 पे प्रेजेंट है ग्वानिन की, वो स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक होती है और वो मेन मॉलिक्यूलर टारगेट होता है डीएनए की अल्काइलेशन का, यानी जो सेल्स हैं उसके N7 पे जाके एक जगह पे अल्काइलेशन हो सकती है। दूसरा N1 एंड N3 ऑफ एडेनिन एंड N3 ऑफ साइटोसिन, ये भी जो जगह है यहाँ पे आके अटैच हो सकती है। अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्योंकि बायफंक्शनल है तो क्या होता है कि वो इंटर या इंट्रा चेन क्रॉस लिंकिंग कराते हैं और एबनॉर्मल बेस पेयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों इफेक्ट होती हैं। मेन इफेक्ट किस टाइम पे आएगा? रेप्लिकेशन के टाइम पे, जो कि एस फेज होता है, जब डीएनए के जोन्स जो है वो अनपेयर हो रहे हैं और नए जोन्स बन रहे हैं, वहां पे जाके ये अपने आप को अटैच कर लेंगी। ब्लॉक आ जाएगा एट एपोप्टोटिक सेल की। अब ये देखें यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, ये डीएनए थी, यहाँ पे बेस पेयरिंग हो रही थी, हमें पता है कि ए ने टी के साथ और जी ने सी के साथ बेस पेयरिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेल्स होते हैं, इनके कौन कौन से सेल्स का जो न्यूक्लिक मटेरियल है उसमें कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे आके अटैच हो सकती है? N7 पे ग्वानिन की, एडेनिन की N1 एंड N3 पे और साइटोसिन की N3 पे। ये है जो ससेप्टेबल साइट्स हैं जहाँ पे आके अल्काइलेटिंग एजेंट्स अटैच हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं वो क्या करेंगे? बायफंक्शनल है, किसी भी 2 साइड्स पे अटैच हो जाएंगे, इंट्रा या इंटरचेन क्रॉस लिंकिंग करेंगे, यानी या तो आपस में वहीं पे या किसी और चेन के साथ उसकी जो क्रॉस लिंकिंग हो रही होगी उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इससे और किस टाइम पे होगा ये? किस टाइम पे होगा? जब रेप्लिकेशन हो रही है और डीएनए के जोन्स जो हैं वो अनपेयर हो रहे हैं, उस टाइम पे ये जाके वहां पे अटैच हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हमने कहा है अल्काइलेशन। इसकी वजह से क्या आएगा कि फर्दर ब्लॉक आ जाएगा G2 फेज में। ये फेजेस वो हैं जो हमने माइटोसिस के फेज पढ़े थे ना, G1 G2 फिर S फेज, ये वो वाले फेजेस हैं। G2 फेज में ब्लॉक आ जाएगा और आगे फिर सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये हम नॉर्मल सेल्स पे नहीं किया, यानी कि नॉर्मल सेल की एपोप्टोसिस नहीं करा रही, ये सिर्फ उन सेल्स की एपोप्टोसिस हो रही है जो कि रैपिडली ग्रो कर रहे थे और न्यूप्लास्टिक सेल्स बन रहे थे, ठीक है। ये इंट्रा स्ट्रैंड है, यानी एक से दूसरे स्ट्रैंड में एक ही मतलब एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि इंटरचेन है लेकिन इंट्रा स्ट्रैंड है, जो क्रॉस लिंकिंग इधर दिखाई दी है उन्होंने। कौन कौन से हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स? इसमें नाइट्रोजन मस्टार्ड्स आते हैं, इथाइलिनमाइन आते हैं, एल्काइल सल्फोनेट है, नाइट्रोस यूरियाज हैं और ट्रायाजीन्स हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें साइक्लोफॉस्फामाइड है और क्लोरेम्ब्यूसिल है। बस ठीक है, आगे देखते हैं जो करें। साइक्लोफॉस्फामाइड का हम पढ़ेंगे कि कैसे एक्ट करता है ये। इनएक्टिव साइक्लोफॉस्फामाइड होता है, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो मेटाबोलाइज हो जाएगा लिवर में जाके बाय P450 मैकेनिज्म, वहां जाके 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड बनाएगा, ठीक है, जो कि इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। रिवर्सिबली फॉर्म करेगा एल्डोफॉस्फामाइड, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड से एल्डोफॉस्फामाइड बन गया, जो कि रिवर्सिबल है, दोबारा ये भी बन सकता है। अदर टिश्यूज में जाएगा एल्डोफॉस्फामाइड और कन्वर्टेड टू फॉस्फामाइड मस्टार्ड द एक्चुअल साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल, ठीक है। जो एक्चुअल साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल है वो क्या है? फॉस्फामाइड, जो कि फिर फॉस्फामाइड मस्टार्ड जो कि आगे जाके फिर बाकी सेल्स में चला जाएगा और वहां जाके अपना काम करेगा। नेक्स्ट आ गए हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स। ये भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में आता है, जो कि हमने पढ़ा था। अल्काइलेटिंग एजेंट्स थे, एंटी मेटाबोलाइट्स थे, ठीक है। इसमें से हमने सिर्फ एक पढ़ लिया, साइक्लोफॉस्फामाइड के एग्जाम्पल। एंटी मेटाबोलाइट्स में जिसमें से कॉमन एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट की। इसमें 3 तरह के होते हैं, फॉलेट, इसका कहीं अच्छा ये ऊपर उसमें ही मेंशन है, 3 तरह के होंगे, फॉलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं फॉलेट एंटागोनिस्ट पे।
फोलेट एंटागोनिस्ट में मेथोट्रेक्सेट एग्जांपल है। फोलेट क्या होता है, एसेंशियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड थायमिडाइलेट, जो कि फिर क्या करते हैं, डीएनए की सिंथेसिस कराते हैं और आगे जाके सेल डिवीजन होगी। मेन एक्शन को इंटरफेयर कर देती है। जब थायमिडाइलेट सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर वो डीएनए नहीं बनेगा और सेल की डिवीजन नहीं होगी। होता क्या है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक एंजाइम हमने पढ़ा था जो कि फोलेट से डाईहाइड्रोफोलेट बनाता है और डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है। ठीक है, ये मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये सॉरी नॉर्मली ये बॉडी में हो रहा है। मेथोट्रेक्सेट का क्या काम है कि वो क्या करेगी, जहां पे थायमिडाइलेट सिंथेसिस हो रही है, सॉरी टेट्राहाइड्रोफोलेट से डाईहाइड्रोफोलेट जहां पे बन रहा है, ये वाले जो एक्शन है यहाँ पे थायमिडाइलेट सिंथेटेज इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट यहाँ पे डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट वाला जो ग्रुप आ रहा है, डाईहाइड्रो से टेट्राहाइड्रो में जब जा रहा है, वहां पे जाके डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जहाँ रिक्वायर्ड है, मेथोट्रेक्सेट वहां पे अपना एक्शन शो करेगी और यहाँ से ही इसको डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को हिंडर करेगी, जिसकी वजह से ना टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा ना आगे सिंथेसिस होगी। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या करता है, एसेंशियल कोफैक्टर है। इसमें मिथाइल ग्रुप्स होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। 2-डीऑक्सी यूरिडाइलेट DUMP से DTMP बनता है, डीऑक्सीथाइमिडाइलेट, जो कि सिंथेसिस कराता है डीएनए की। DUMP से DTM में बन रहा है और थाइमिडाइलेट सिंथेसेज इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अभी हमने मेथोट्रेक्सेट का पढ़ा जो कि यहाँ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से पढ़ा था। अब हम आगे चल रहे हैं, थाइमिडाइलेट सिंथेसिस में एक्शन देख रहे हैं इसका। जब फॉर्मेशन हो रही है DTMP की DUMP से, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या हो रहा है, दोबारा डाईहाइड्रोफोलेट बन रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा है बॉडी में, डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा है। यहाँ पे रिक्वायर्ड था डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, वहां पे मेथोट्रेक्सेट ने एक्ट किया और उसको स्टॉप कर दिया। जब टेट्राहाइड्रोफोलेट से जब DUMP की DTMP में कन्वर्जन हो रही है, तो वहां पे एंजाइम रिक्वायर्ड है थाइमिडाइलेट सिंथेटेज, और इसी एक्शन के दौरान टेट्राहाइड्रोफोलेट दोबारा डाईहाइड्रोफोलेट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसलिए हो रहा है ताकि साइकिल दोबारा चलता रहे, यही डाईहाइड्रोफोलेट से दोबारा टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता रहे। मेथोट्रेक्सेट में क्या होती है, हायर एफिनिटी होती है डाईहाइड्रोफोलेट के लिए और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के लिए, तो वो उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और डिप्लीट कर देता है इंट्रासेलुलर टेट्राहाइड्रोफोलेट को। ठीक है, समझ आ गई ये सिंथेसिस, ये मैकेनिज्म समझ आ गया मेथोट्रेक्सेट का? मैम मेथोट्रेक्सेट वाला बता दें एक दफा। बेटा अभी ना आप सिर्फ ये ऊपर वाली चीज को छोड़ दें, अभी सिर्फ आप इसको देखें, इतने एरिया को देखें। डाईहाइड्रोफोलेट से बन रहा है टेट्राहाइड्रोफोलेट बॉडी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा है और यहाँ पे जो हमें एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट क्या करेगा, इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा और इससे डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देगा। ठीक हो गया, टेट्राहाइड्रोफोलेट का DUMP से DTMP बन रहा है, डाईऑक्सी यूरिडाइलेट मोनोफॉस्फेट, ये MP मोनोफॉस्फेट होता है। ठीक है, ये आगे पूरा नाम में मेंशन नहीं है। 2-डीऑक्सी यूरिडाइलेट और 2-डीऑक्सी थाइमिडाइलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट ने क्या करना है, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज ने एंजाइम ने एक्ट करके DUMP से DTMP बनाना है और इसी दौरान टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो वापस डाईहाइड्रोफोलेट बन जाएगा ताकि ये साइकिल चलता रहे। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट ने यहाँ पे एक्ट किया और इसको स्टॉप कर दिया। फ्लोरोयूरेसिल 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या करेगी, वो थाइमिडाइलेट सिंथेसिस पे एक्ट करके इसको भी स्टॉप कर देगी। ठीक है, वो हम अब आगे पढ़ते हैं। प्यूरिन एंटागोनिस्ट है 6-मरकैप्टोप्यूरिन, वो क्या करती है, सेल्स में जाके कन्वर्ट हो जाएगी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ 6-मरकैप्टोप्यूरिन में, जो कि सप्रेस करेगी प्यूरिन की सिंथेसिस को और डीएनए सिंथेसिस ही नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास था पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट फ्लोरोयूरेसिल। फ्लोरोयूरेसिल का भी हमने देख लिया 5-फ्लोरोयूरेसिल कहाँ पे एक्ट कर रहा था। 5-फ्लोरोयूरेसिल आया बॉडी में, कन्वर्ट हुआ है जाके 5-फ्लोरो-2-डीऑक्सी यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, इनहिबिट करेगा थाइमिडाइलेट सिंथेसिस को, ब्लॉक कर देगा कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सी यूरिडिलिक एसिड टू डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, यानी कि
DUMP से DTMP नहीं बनने देगा, यहाँ पे फ्लोरोयूरेसिल ने एक्ट की है और इनहिबिशन हो जाएगी DNA सिंथेसिस की। ठीक है, समझ आइए जी बच्चों, समझ आइए? यस मैम। एक दफा दोबारा देख लें इसे। मेथोट्रेक्सेट ने कहाँ पे एक्ट किया? जहां पे भी डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा है, वहां पे डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज था, मेथोट्रेक्सेट ने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब इस टेट्राहाइड्रोफोलेट से जब DUMP से DTMP बनना है और वहीं पे टेट्राहाइड्रोफोलेट से दोबारा डाईहाइड्रोफोलेट बनना है, वहां पे रिक्वायर्ड था थाइमिडाइलेट सिंथेटेज और फ्लोरोयूरेसिल ने वहां पे एक्ट किया और इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं जो कि प्लांट डेरिवेटिव्स हैं। इसमें आते हैं विन का एल्कलॉइड्स। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और विंडिसिन ड्रग्स के नाम है। मेनली क्या होता है, कैंसर कीमोथेरेपी में विनका एल्कलॉइड्स यूज हो रहे हैं। विनका रोजिया प्लांट से इसे डिराइव करते हैं, माइटोसिस को इनहिबिट करता है। ये किस तरीके से ट्यूबुलिन के साथ जाके बाइंड कर जाता है और पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकती और स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती। स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होती थी, किसी को याद है कुछ? माइटोसिस में स्पिंडल फॉर्मेशन क्या हो रही होती थी? जो दो आपस में एक दूसरे के साथ पेयरिंग बना रहे होते हैं उसे स्पिंडल फॉर्मेशन कहते हैं ना? नहीं बच्चों, क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो किसी और के साथ जा जाके अटैच होकर दो के पेयर्स बनते जाते हैं, ठीक है, जिसे हम स्पिंडल फॉर्मेशन कहते हैं। वहां पे जाके ये स्पिंडल फॉर्मेशन फेज में ही अरेस्ट हो जाएंगे। सेल साइकिल स्पेसिफिक है और फेज स्पेसिफिक है, यानी सिर्फ सेल साइकिल में ही जाके एक्ट करेंगे, प्रोलिफरेटिंग सेल्स में ही। और फेज स्पेसिफिक का मतलब है कि जब ये फेज आएगा मेटाफेज वाला, उसी टाइम पे ही एक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्सेन्स। पैक्लीटेक्सेल है इसमें, ये ऑब्टेन होती है वेस्टर्न योर ट्री से, रिवर्सिबली बाइंड करती है ट्यूबुलिन के साथ और स्टेबल नॉन फंक्शनिंग माइक्रोट्यूब्यूल को बनाती है। ठीक है, मतलब कि फॉर्मेशन तो हो जाती है लेकिन वो नॉन फंक्शनिंग होता है। बाय प्रोमोटिंग पॉलीमराइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके साथ जाके अटैच हो जाती है इसकी वजह से, दस इंटरफेयर विद माइटोसिस एंड कॉजिंग सेल डेथ। एडिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स हैं, इसमें इटोक्साइड यूज होती है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है ये पोडोफाइलोटॉक्सिन्स का। पोडोफाइलम पेल्टेटम ट्री से इसे हम डिराइव करते हैं। ये भी इनहिबिट करती है टोपोआइसोमरेज 2 को, जो कि डीएनए की फॉर्मेशन में एक्ट करता है और वहां पे जाके फिर ये डीएनए को डैमेज करा देती है, ब्लॉक कर देती है सेल को एस से G2 फेज के दौरान में। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कोई अलहदा से नहीं है इसके लिए, जो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें से जो हम यूज करते हैं, इसमें जो हमें एंटी कैंसर इफेक्ट दे रही है वो देख लेते हैं हम। डेक्टिनोमाइसिन है, वो क्या करता है, डबल हेलिक्स जो होता है जिसमें ये बेस पेयरिंग जो हो रही थी वहां पे जाकर इंटरकलेट कर देता है और इंटरफेयर कर देता है मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की अलोंग विद के की प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। इसके अलावा क्या करता है, स्ट्रैंड ब्रेक करा देता है और डीएनए को स्टेबलाइज कर देता है टोपोआइसोमरेज 2 कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक हो गया। डॉक्सीरोबिसिन क्या करता है, बाइंड करता है डीएनए के साथ और इनहिबिट कर देता है वो डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को, ब्रेक कर देता है डीएनए के स्ट्रैंड को टोपोआइसोमरेज 2 को एक्टिवेट करके और प्रोड्यूस करता है सेमीक्यूनोन फ्री रेडिकल्स। सेमीक्यूनोन रेडिकल्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो सुपर ऑक्साइड आइंस होते हैं वो बना देते हैं ऑक्सीजन से और H2O2, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंड फिशन हो जाती है डीएनए की, यानी जो भी सिंगल स्ट्रैंड होते हैं वहां से वो कट हो जाते हैं। ठीक है, सुपर ऑक्साइड आइंस की वजह से। ब्लियोमाइसिन्स है, ये क्या करती हैं, मेटल चेनेटिंग ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिकुलस से हमने ली थी और ये क्या करती कॉपर या आयरन आयंस जो भी होते हैं डीएनए के साथ, वही उसी तरीके से सुपर ऑक्साइड बनाएंगे और वही सुपर ऑक्साइड डीएनए की फिशन करा देता है। जो पहले का बना हुआ डीएनए होता है उसको भी डिग्रेड कर देती हैं, चेन की फ्रेगमेंटेशन करा देती हैं और फ्री बेसिस जो होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना भी है। इसमें एक पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हो रहा है। प्यूरिन सिंथेसिस, प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस हुई, उससे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं,
उससे फिर आगे जाके डीएनए बनता है, वो डीएनए अगेन आरएनए बनता है और उससे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, और उससे फिर एंजाइम्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं प्रोटीन से। अब जो हमने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स लिए हैं वो एक्ट करेंगे इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं आके। सबसे पहले हमने बात की अल्काइलेटिंग एजेंट्स की। अल्काइलेटिंग एजेंट्स ने किस लेवल पे एक्ट करना था? डीएनए की बेस पेयरिंग में जाके इफेक्ट करना था, तो वो कहाँ पे उन्होंने एक्ट की है? डीएनए पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की कोई भी देख लें, मेथोट्रेक्सेट की बात की। मेथोट्रेक्सेट ने क्या की? दो चीजें की, इनहिबिट की है प्यूरिन सिंथेसिस और इनहिबिट की है डीटीएमपी सिंथेसिस। तो कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा ये? जो प्यूरिन की सिंथेसिस है, वो प्यूरिन सिंथेसिस पे जाके उसने प्यूरिन से राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं बनने दी, और जहाँ पे उसने डीटीएमपी सिंथेसिस को किया है वहाँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं बनने दिया, ठीक है। ये इसमें सारी मेंशन है ड्रग्स, जो कुछ पढ़ ली है, कुछ आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने इसको खास तौर पे देखना है। बेशक इसको आप लोग खुद से दोबारा ड्रॉ करके ये एरोज कलर्ड कर लीजिएगा, लेकिन इससे आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। 5-फ्लोरोयूरेसिल है, इनहिबिट करेगा डीटीएमपी सिंथेसिस को। किस स्टेप पे आ गया वो? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जहाँ पे बन रहा था। आगे चलते हैं हॉर्मोन्स पे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं सच एज प्रेडनिसोलोन एंड डेक्सामेथासोन। ये क्या करते हैं? इनहिबिटरी इफेक्ट इनका किस पे होता है? लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन पे, ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज में, इसलिए इनकी ट्रीटमेंट में ज्यादातर यूज होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है कि ये जो रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसे लो कर देते हैं, और जो एंटी कैंसर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं उसे एनहेंस करते हैं, तो वो सपोर्टिव थेरेपी में आ जाता है। एस्ट्रोजेंस हैं डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रोल एंड एथिनाइल एस्ट्राडायोल। ये दो एस्ट्रोजेंस हैं जो क्लिनिकल यूज होते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट में, जो कि एंड्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स होंगे उनमें। एंड्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर कौन सा होता है? प्रोस्टेटिक ट्यूमर होता है, क्योंकि वो उसकी वजह से ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, एंड्रोजन रिलीज हो रहा होता है और वो ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, उसके लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होता है पता है किसी को? मतलब वो इसके पैलिएटिव ट्रीटमेंट इज नॉट एक्चुअली अ ट्रीटमेंट, ठीक है, लेकिन जो भी जितनी भी लाइफ आगे की है, मतलब ये बात तो पता है कि अगर पैलिएटिव ट्रीटमेंट उस केस में दिया जाता है, समझें कि हमें ये बात तो पता है कि अब इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, लेकिन जितनी भी लाइफ बची है उसे पेन फ्री और अच्छे तरीके से गुजार सके, ठीक है, सिर्फ उसके लिए ड्रग्स दी जा रही हैं। मतलब कि ये ड्रग्स हमें पता है कि वो इसको ना ट्यूमर को ख़त्म कर रही है, ना उसको पेशेंट को ट्रीट कर रही हैं, लेकिन जितनी भी उसकी बाकी की लाइफ है उसे पेन फ्री कर दें और जितनी बची है वो अच्छी गुजर जाए। लेटर कंपाउंड के ज़्यादा फ्यू इफेक्ट्स हैं। एथिनाइल एस्ट्राडायोल की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा इन्हें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग से भी ट्रीट के अच्छा, ये जो भी हम एंटी कैंसर ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ये जो लेटेंट सेल्स हैं हमारी बॉडी के, या जो डिवाइड नहीं कर रहे, उन पे एक्ट नहीं करते। इसी वजह से जो रेस्टिंग मेमोरी कैंसर सेल्स हैं उनके ऊपर अगर हम ड्रग दे भी रहे हैं तो वो एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो हम एस्ट्रोजन देते हैं ताकि वो क्या करता है कि उनको दोबारा से प्रोलिफरेटिंग पूल में लेकर आता है। जब वो दोबारा उन्हें प्रोलिफरेटिंग पूल में लेकर आता है तब हम साइटोटॉक्सिक ड्रग देते हैं और फिर वो उनकी किलिंग कर देता है, ठीक है। इससे हमें ये इनहेंस इफेक्ट मिल जाता है उसका। प्रोजेस्टिन्स है जिसमें मेगेस्ट्रॉल एंड मेड्रोक्सीप्रोजेस्ट्रॉन आते हैं। ये एंडोमेट्रियल नियोप्लाज्म्स के लिए, रीनल ट्यूमर्स के लिए यूज होते हैं। एंटी एड्रोजिन है जिसमें फ्लूटामाइड आती है। एंड्रोजन एंट्रोगोनिस्ट है, प्रोस्टेट ट्यूमर्स में यूज होती है क्योंकि वो एंड्रोजन लेवल्स को इंक्रीज करती है। मिसलेनियस ड्रग्स में हाइड्रोक्सीयूरिएज आते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कन्वर्जन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। किस एंजाइम पे? राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट रिडक्टेज पे एक्ट करके। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्प्लांटिन। सिस्प्लांटिन क्या करता है? सेल में एंटर होके क्लोराइड आयंस डिसॉल्व करता है जो रिएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद वाटर, इंटरेक्ट करता है डीएनए के साथ इंट्रास्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग में, और N7 और O6 पे जाके एक्ट करता है एडजेसेंट ग्वानिन मॉलिक्यूल्स के, और रिजल्ट्स इन लोकल डीनेचरेशन ऑफ डीएनए। जो भी सारा मेटोसिस वाला हमारा फेज था उसमें इसने कहीं ना कहीं पे हर ड्रग ने एक्ट करना, बस आप लोगों ने ये याद रखना है किसने किस स्टेज पे, किस टाइम पे, कहाँ पे जाके अटैच हो रही है। बहुत सिंपल से एजेंट्स हैं, बस नाम याद रखने वाले हैं इनके। एल-एस्पार्जिनेज है, ये भी एंजाइम है जो ई कोलाई से प्रिपेयर किया है हमने। ये डीअमाइनेट्स कर देता है एस्पार्जिनिन को, एस्पार्टिक एसिड बनाता है और अमोनिया बनाता है।
जो कि एक्टिव है अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स, और खास तौर पे लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के केस में। ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स के कैंसर को कहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली ब्लड कैंसर होता है वो ल्यूकीमियाज होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडीज है, फॉर एग्जांपल रेटुक्सिमाब, ये एक्टिवेट कर देती हैं होस्ट के इम्यून मैकेनिज्म को, जो कि फिर किल कर देता है सेल्स को, और ये बीटा सेल लिम्फोमा में यूज होती हैं। रेजिस्टेंस इनकी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये एक तो ये कि मतलब एक्यूमुलेट हो जाती है ताकि सेल प्रोलिफरेटिंग स्टेज में आए, वहां पे जाके एक्ट करें। दूसरी चीज ये कि इसके लिए भी हम फिर ये करते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं। Decreased accumulation of cytotoxic drugs in cells as a result of increased expression on cell surface. एनर्जी डिपेंडेंट ड्रग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि सेल ने कम लिया, बाहर ज्यादा हो गई, ठीक है। अब डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन अप बाय द सेल, सेल उसको पूरी तरह नहीं लेगा, बाहर एक्यूमुलेट हो गई, ठीक है। इनसफिशिएंट एक्टिवेशन हुई है ड्रग की, जैसे कि हमें एक्टिवेशन रिक्वायर्ड थी जितनी के चाहिए थी नहीं हुई, वो डीएक्टिवेटेड अमाउंट में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि फ्लोरोयूरेसिल है, उसे 5 फ्लोरोयूरेसिल बनना था और फिर एक्ट करना था, वो नहीं हुआ। या इनएक्टिवेशन ज्यादा हो रही है, जैसे कि मर्केप्टोप्यूरिन की, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ टारगेट एंजाइम ज्यादा है, या डिक्रीज रिक्वायरमेंट है सबस्ट्रेट की, इंक्रीज यूटिलाइजेशन है ऑल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवेज की, रैपिड रिपेयर हो रहा है ड्रग इंड्यूस्ड लीजन्स का, यानी कि जो अल्काइलेटिंग एजेंट से वो जल्दी जल्दी वो रिपेयर होते जा रहे हैं। ऑल्टर्ड एक्टिविटी है टारगेट की, फॉर एग्जांपल मॉडिफाइड टोपोआइसोमेरेज 2 हो गया है, म्यूटेशंस हो गई हैं वेरियस जीन्स में, जिनकी वजह से रेजिस्टेंट टारगेट मॉलिक्यूल्स बन गए। ये तो आप लोग समझ आ गई ये चीज कि ये हो सकता है बॉडी में, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, ठीक है। समझ आई है ना ये बात बच्चों? समझ आ गई है? अब तो एंडिंग आ गई है फार्मा की, ये चीजें तो समझ आ गई होंगी। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है? कॉम्बिनेशन देंगे ताकि ज्यादा इफेक्टिवली कर सकें, और टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज ना हो, और इसके अलावा रेजिस्टेंस भी जल्दी डेवलप ना हो। हाई रिस्पॉन्सिव रेट्स जो हैं बोथ एडिटिव साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स एंड नॉन ओवरलैपिंग होस्ट टॉक्सिसिटीज, यानी कि ऐसी थेरेपी देंगे कॉम्बिनेशन में कि टॉक्सिसिटीज भी ना बढ़े और एडिटिव इफेक्ट्स आ जाए साइटोटॉक्सिक के। सम कॉम्बिनेशन रिजीम्स जो है उसमें हमारे पास POPM है और VAMP है। POPM में क्या आता है? हमारे पास प्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोन कह लें, प्रेडनिसोन प्लस ऑनकोविन प्लस प्यूरिनिथॉल, जिसमें मर्केप्टोप्यूरिन है, ये ड्रग नेम है, ठीक है, प्यूरिनथॉल, और मर्केप्टोप्यूरिन एक्चुअली ये हो गई, और M से आ गया मेथोट्रेक्सेट। VAMP है नेक्स्ट हमारे पास, उसमें विनक्रिस्टीन आ गई, एमिथोप्रीन जिसमें मेथोट्रेक्सेट है। या आप लोग बेशक ड्रग का नेम ना भी याद करें तो आपको ये पता होना चाहिए, विनक्रिस्टीन, मेथोट्रेक्सेट, 6 मर्केप्टोप्यूरिन और प्रेडनिसोलोन, ठीक है। ये चीजें, ये 2 कॉम्बिनेशन हैं जो ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। बाकी ये कि हर ड्रग के हर केस ऑफ नियोप्लेजिया के हिसाब से डिफरेंट होगा। ये खास तौर पे बताया हुआ है लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में, और ये एक्यूट ल्यूकीमिया में यूज हो रहा है, ठीक है। बच्चों समझ आई है? बच्चों समझ आई है? बच्चों कोई चीज जो नहीं समझ में आई हुई हो वो पूछ लें। ये चार्ट बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसी से याद हो जाएंगी कि क्या चीज कहाँ पे है, ठीक है, कि कौन से लेवल पे किसने एक्ट करना है, और फिर आगे एक आध एग्जाम्पल उसकी लिख लें। मतलब आप अगर इसको ही मेन लेके सारा कुछ करेंगे तो ये पूरा आपका टॉपिक इधर से ही याद हो जाएगा। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछने बच्चे। मिड का सिलेबस 3 to 10 लेक्चर्स हैं, यही डिसाइड किए थे ना हमने लास्ट टाइम, मुझे भूल गया था, मैंने याद नहीं आ रहा था कि यस आप मैम। वालों को कितने का है। 3 to 10 लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह, और डेट शीट भी आ गई है, 12 जुलाई को है। यस मैम। बच्चों अच्छी अच्छी तैयारी कीजिएगा इंशाल्लाह। वैसे मेरी कोशिश है कि एक आध MCQ डाल दूं, लेकिन देखें कि डालती हूँ कि नहीं डालती, ठीक है। अगर तो आप लोगों के फाइनल के पैटर्न में SCQs होने हैं तो फिर मैं SCQ ऐड करूंगी ताकि आप लोगों की उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, अगर नहीं तो फिर क्या करने हैं, ठीक है बच्चों। अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना आप लोग लीव कर सकते हैं।
एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे, मैम वो इज बेस्ट वन चूज होगा कि दोनों? बच्चे मुझे समझ नहीं आई, दोबारा पूछे। मैम क्विज बेस्ट वन चूज होगा? नहीं बच्चे, बेस्ट वन नहीं होगा। मैम बेस्ट वन कर लें। बच्चे इस पे बहुत लंबी डिस्कशन हो चुकी है। बेटा ये ऐसे ही सही है, 5-5% करके ही सही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।